मैं अजय सिंह आशा करता हूँ कि मेरे वीडियोज़ से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो रहे होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे 12th के चैप्टर से रिलेटेड पिछले वीडियो में देखे थे जो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से के शुरू से शुरू किए थे। उसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेज के प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे, समझाए थे, लेकिन मतलब लिखे नहीं थे। तो उस लिखना क्या है, थोड़ा सा वहीं लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेज के प्रॉपर्टी तीन होते हैं। एक एडिटिविटी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग अच्छे से समझ गए थे, दूसरा क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी और तीसरा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी जिसको भी समझ गए थे। हम लोग तीनों को अच्छी तरह से समझ गए थे पिछले वीडियो में। बस यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज के बारे में बस एक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिविटी प्रॉपर्टी। सेकेंड क्या था, कोई भी ले सकता है, क्वांटाइजेशन कंजर्वेशन में से क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी में चार्जेज कैन बी एडेड algebraically ऑन ए सिस्टम। चार्जेज may be added algebraically on a system। दूसरा, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी में किसी भी बॉडी पर चार्ज कंटिन्यूअस नहीं बढ़ता है, ना कंटिन्यूअस डिक्रीज होता है, ना इंक्रीज होता है। किसी भी बॉडी पर चार्ज ई के स्टेप में बढ़ता है, यानी क्वांटम ऑफ चार्ज ई होता है। तो किसी बॉडी पर चार्ज या तो प्लस ही होगा, माइनस ही होगा, +2 ई, -2 ई, +3 -3, कुछ भी हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी मतलब चार्ज ऑन सिस्टम क्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं +-ne, वेयर n इज इक्वल टू कोई इंटीजर मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है, डॉट डॉट कर दिए। तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है वो कंजर्वेशन प्रॉपर्टी होता है। किसी भी सिस्टम पर नेट चार्ज जो होता है वह चेंज नहीं हो सकता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम होना जरूरी है। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कोई भी सिस्टम यदि आइसोलेटेड है तो उस पर नेट चार्ज कितना होगा, चेंज नहीं हो सकता है। जो इनिशियल होगा वही चार्ज फाइनल भी होगा। चार्जेज remains conserved, charge remains conserved on an isolated system। पिछले वीडियो में हम लोग ये सब देख चुके थे। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। इसके लिए तीन मेथड्स होते हैं जनरली। एक मेथड ये हो गया चार्जिंग बाय रबिंग, रब करके चार्ज कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देख चुके थे। दूसरा मेथड है, पिछले वीडियो में ही हम लोग देख चुके हैं, पूरा समझ चुके हैं कि जब दो बॉडी को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जा सकता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वह पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का उसमें डिफिशियंसी होगा। नेट चार्ज उसमें 0 था, न्यूट्रल यदि बॉडी है तो नेट चार्ज 0 है, यानी जितने नंबर में प्रोटॉन्स है उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिससे नेट चार्ज 0 हो गया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट गए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो चार्ज +E होगा उस पर, और जिस पर जाएगा उस पर चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना चार्ज लेके जाएगा। और यदि वह न्यूट्रल बॉडी है तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अधिक होगा, यानी -E चार्ज उस पर बढ़ जाएगा। दूसरे सिस्टम जिस पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मास भी दूसरे सिस्टम का बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसी का मास बढ़ेगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन जिस पर जाएगा मास उसी का इंक्रीज होगा, और वह एक इलेक्ट्रॉन के मास में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा, एक मेथड ये हो गया चार्जिंग बाय रबिंग, और दूसरा मेथड होगा चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो कांटेक्ट करके चार्ज कैसे करते हैं, एक चार्ज बॉडी को दूसरे न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों बॉडी जो हैं
एक तो चार्ज बॉडी है ही, और जो न्यूट्रल कंडक्टर है या न्यूट्रल बॉडी है उसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो चार्ज इसमें से निकल के उसमें न्यूट्रल कंडक्टर में चला जाएगा। क्योंकि क्यों जाएगा ये हम फिगर से समझ रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में नाम देते हैं तीनों का। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड कौन कौन है? फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग, जिसके बारे में पूरा हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं एक ही टॉपिक में। ये सबसे चार्जिंग बाय रबिंग, साथ साथ क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी और कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, ये तीनों चार्जिंग बाय रबिंग एक मेथड। दूसरा मेथड चार्जिंग बाय कांटेक्ट। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में कैसे होता है? जैसे मान लीजिए यह एक चार्ज बॉडी है, पहला मेथड समझा चुके हैं, इसलिए इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ज़्यादा हम। ये चार्ज बॉडी है, इसको हम न्यूट्रल कंडक्टर के कांटेक्ट में ला रहे हैं। यहाँ पर ये न्यूट्रल कंडक्टर है कोई, इसके कांटेक्ट में ला रहे हैं हम। ये कैसा भी हो सकता है, इससे बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप जैसे मन कर इससे बना सकते हैं। हम बस अच्छा लगने के लिए ऐसा से बना दें। ये न्यूट्रल कंडक्टर है, तो क्लियर है कि न्यूट्रल कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा होते हैं, इसमें जो फ्री होते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें से इसमें होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होंगे। एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां से एक प्लस ई चार्ज को क्या करेगा, काउंटर फिट कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन आया इसमें तो प्लस ई चार्ज को क्या किया, बैलेंस कर दिया, यानी प्लस ई चार्ज को खत्म कर दिया। तो क्या होगा, प्लस ई चार्ज इस पर खत्म हो गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया, तो इस पर प्लस ई चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये माइनस ई चार्ज यहां से ट्रांसफर इधर जा रहा है, तो इस पर प्लस ई चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो इस पर प्लस ई चार्ज इंड्यूस होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए हमने बनाया माइनस ई। कंफ्यूजन है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ऐसे हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखा रहे हैं। तो लग रहा है कि चार्ज, यदि इस बॉडी का नाम ए मान ले और इसका नाम बी मान ले, तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज ए से बी पर जा रहा है, क्योंकि प्लस चार्ज यहाँ खत्म हो गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि चार्ज ए से बी में जा रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का यानी चार्ज का बी से ए में हो रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर, इस फिगर में चार्ज चार्जेज कर देते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। तो मास किसका इंक्रीज होगा, ए टू बी नहीं, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में जाएगा चार्ज, लेकिन हम लोग को लगेगा कि ए से बी में जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है, चार्ज किसमें से किसमें जाएगा, बी टू ए। तो मास किसका इंक्रीज होगा, ये ए का, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना मास लेके जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन और मास लेके जाएगा, तो जिस पर जाएगा उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मास ऑफ ए इंक्रीजेज, और कितना होगा, तो डेल्टा एम बराबर जितना नंबर में ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, एन इंटू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 होता है, तो एन इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। तो इतना मास किसका बढ़ेगा, ए का बढ़ेगा। तो डेल्टा एम ए यहाँ पर इज इक्वल टू इतना होगा, तो बी का मास घटेगा। अब यदि ए निगेटिवली चार्ज है, दूसरा एग्जांपल, ए यदि निगेटिवली चार्ज है यहाँ पर, तो क्लियर है कि जब हम किसी न्यूट्रल कंडक्टर के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा इसमें। यदि इसका नाम पी और इसका नाम पी क्यू देना ठीक नहीं है, सी डी देते हैं, क्योंकि क्यू चार्ज के लिए होगा, सी और डी देते हैं यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें से किसमें होगा, सी से डी में होगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो मास किसका बढ़ेगा, डी का बढ़ेगा, और इस पर माइनस चार्ज क्रिएट होगा। ये न्यूट्रल कंडक्टर है, यदि तो ये बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ये क्या हो जाएगा, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज।
छोड़ दो, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। और इसमें क्या होगा, न्यूट्रल कंडक्टर बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। अब तीसरा मेथड जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन फिनोमेनन क्या होता है कि जब हम किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी बताया नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, किसी भी चार्ज के कारण या किसी भी चार्ज के सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब समझिए चार्ज या चार्ज के सिस्टम के कारण दूसरे चार्ज पर फोर्स लगता है, यानी चार्ज का जो सिस्टम है या कोई चार्ज जो है उसके कारण वहां एक फील्ड क्रिएट हो गया जो उसके चारों तरफ किसी भी चार्ज पर फोर्स लगा सकता है। वो फील्ड जब हम कॉन्सेप्ट से देखें तो इनफाइनाइट तक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो लिमिटेड होता है। तो इनफाइनाइट तक वैसे देखा जाए तो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी बॉडी को रखते हैं या एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के क्लोज में लाते हैं, कांटेक्ट में नहीं, क्लोज में लाते हैं, या तो किसी न्यूट्रल कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल कंडक्टर के क्लोज में लाएं या नेगेटिवली चार्ज बॉडी को न्यूट्रल कंडक्टर के क्लोज में लाएं, तो उस सिचुएशन में जो कंडक्टर होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है उसके एक सरफेस पर और ऑपोजिट सरफेस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। कैसे, फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। यही फिनोमेनन कहलाता है इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और फिगर से एक्सप्लेन करना है कैसे होगा। जैसे देखिए, ये हम या तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर अप्लाई किए हुए हैं, ई अप्लाइड है, ये ई अप्लाइड है, एक कंडक्टर है, ये कोई न्यूट्रल कंडक्टर है, यह कंडक्टर है जो न्यूट्रल है। हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, या इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या फिर या, दोनों फिगर एक ही साथ बना रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही कोई करना है, या तो या, लेकिन हम समझने के लिए फिगर ज्यादा लंबा नहीं खींचने के लिए एक ही जगह बना देते हैं। जैसे यहाँ पर चार्ज, कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाए या निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाए, कोई ला सकता है, तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये क्लोज में लाए हैं कंडक्टर के, कांटेक्ट में नहीं लाना है, क्लोज में लाना है। तो जब क्लोज में लाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी जाने के लिए फ्री होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एफिशिएंसी हो जाएगा। पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो हर तरफ हर जगह जितने एटम में पॉजिटिव चार्ज आया था फ्री इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण, उतना वहां पर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज भी होगा, उसके नजदीक होगा, एटम के नजदीक होगा, जिससे नेट चार्ज 0 होगा। लेकिन जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए ज्यादा, तो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी हो गया, जिससे इधर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, और इधर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। यही फिनोमेनन कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक इंडक्शन के कारण हम बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इसको हम ग्राउंडेड कर देंगे। तो ग्राउंडेड करने के कारण ग्राउंड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं, -1 नैनो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर चार्ज होता है ग्राउंड के पास, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में -1 नैनो कूलम्ब चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हालांकि डेटा को याद नहीं रखना आप लोगों को, बस समझ लीजिए। तो यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक है ग्राउंड में, तो ग्राउंड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, काउंटर फिट कर देंगे, बैलेंस कर देंगे इसको। तो इसको अलग अलग फिगर से हम समझा सकते थे। एक बार केवल इस फिगर को हम ग्राउंडेड बिना किए हुए दिखा देते हैं और उसके बाद ग्राउंडेड कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन के लिए भी फिगर हो जाएगा, जिसको हम बाद में दिखा रहे हैं, ग्राउंडेड करके दिखा देते हैं। इसके बाद जैसे एक ये सिचुएशन हो गया, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
ग्राउंडेड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर यहाँ दिखाते हैं, ये अप्लाइड दूसरा फिगर है ये, और यहाँ पर ग्राउंडेड कंडक्टर है, मतलब अर्थिंग किया हुआ है, ये अर्थेड है या ग्राउंडेड जो कुछ भी कर सकते हैं, ग्राउंडेड लिख देते हैं। इधर क्लियर है कि निगेटिव चार्ज होगा और इधर का पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन द्वारा काउंटर फिट हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज बैलेंस हो गया है, यानी इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो निगेटिव चार्ज बचा। अब यदि हम इस ग्राउंडिंग वायर को विड्रॉ कर लें, ग्राउंडिंग वायर को पहले विड्रॉ कर लें और तब इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको अलग कर दें तो नेगेटिव चार्ज चारों तरफ फैल जाएगा और इस तरह से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक इंडक्शन द्वारा, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को पीछे कर दीजिए, या यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाए हैं तो यहाँ निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाइए, क्लोज में, कॉन्टैक्ट में नहीं। तो जब निगेटिवली चार्ज बॉडी को लाइएगा तो क्लियर है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एफिशिएंसी हो जाएगा और इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेफिशिएंसी होगा, जिससे इधर फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो गया तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी हो गया तो नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनका, हालांकि पोटेंशियल से एक्सप्लेन करना है लेकिन वो तो अभी आगे पढ़ना है, इसलिए हम समझाने के लिए बता देते हैं आपको, बस समझाने के लिए कि कैसे समझ में आप लोग अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, यानी उनका डेंसिटी समझिए ज़्यादा होगा, और ग्राउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी कम है। हालांकि इस आधार पर एक्सप्लेन नहीं करना है, गलत कॉन्सेप्ट है ये, समझने के लिए केवल बता रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल समझाएंगे, पोटेंशियल पर डिपेंड करता है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है या ग्राउंड का पोटेंशियल ज़्यादा है। ग्राउंड का पोटेंशियल को हम लोग जीरो एज्यूम करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो अगले चैप्टर में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे, इस फिनोमेनन में नहीं, वो मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन किधर की ओर शिफ्ट होंगे। तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इफिशियंसी ज़्यादा है, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा है, और इसका यदि डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड में इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम है, तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से ग्राउंड में जाएंगे, पूरे के पूरे नहीं जाएंगे, उतने जाएंगे जिससे डेंसिटी दोनों का क्या हो जाए, बराबर हो जाए, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए। तो उस सिचुएशन में कुछ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर डेफिसिट कमी हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेंगे। अब क्लियर है कि ग्राउंडिंग वायर को विड्रॉ करके हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जब बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर जितना था उतना ही है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ जितना था उसमें से कुछ चला गया है ग्राउंड में, तो नेगेटिव चार्ज का कमी होगा, जिससे ये जब पॉजिटिव चार्ज फैलेगा तो कुछ नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा, लेकिन बाकी पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, जिससे ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, हम लोग मेन कॉन्सेप्ट्स पर अभी आगे जाना है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि कुछ डिमांड हुआ है कि नहीं शुरू से बताना है, तो इसलिए हम शुरू से बता रहे हैं। अदरवाइज हमारा विचार था कि जो मेन कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जाके स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है वहीं से शुरू करें, लेकिन शुरू से ही जब डिमांड है तो शुरू से कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चार्जिंग मेथड समझ गए हम लोग। अब चार्जिंग मेथड के बाद हम इलेक्ट्रिक फोर्स की तरफ बढ़ने के पहले हम परमिटिविटी पर देख लें। परमिटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी सीधे समझिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी हम उसको डिफाइन ऐसे किए हैं कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो होता है वह किसी भी मीडियम का या वैक्यूम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड होता है। सारे मीडियम के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होता है, यहां तक कि वैक्यूम के पास भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी होता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो जो वैक्यूम के पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है या किसी मीडियम के पास जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है, उसी के मैग्नीट्यूड को उस मीडियम का या वैक्यूम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी कहते हैं। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। बुक की भाषा क्या है ये समझिए, बुक से कैसे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को एग्जाम में लिखना है या फिर समझना है, या बुक के हिसाब से थ्योरी में कैसे आगे बढ़ना है, इसकी बात बता देते हैं हम। और हमारे इस कॉन्सेप्ट से सोचिएगा तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा, कोई भी प्रॉब्लम में अप्रोच अच्छा होगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर उसके लिए हम लोग को कूलॉम्स लॉ में जाना पड़ेगा। कूलॉम्स लॉ अभी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पर कर देते हैं। फॉर्मूला भी यहाँ लिख देते हैं। पहले यहाँ हेडिंग दे दें, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या केवल परमिटिविटी कहेंगे तब भी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को ही एक्सप्लेन करेगा। परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं एप्सिलॉन सिंबल होता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला जो होता है उस पर जाएं। F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इसके बाद इसको पढ़ाएंगे हम और इस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फाइंड करने के लिए करना पड़ रहा है। तो के के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए, और दूसरे किसी मीडियम के लिए एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर एनी मीडियम, और एनी मीडियम। और वेक्टर फॉर्म में इसको हम देखेंगे जब ये कूलॉम्स लॉ देखेंगे हम लोग तब। अब यहां ध्यान दीजिए, ये क्लियर है, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि एप्सिलॉन का वैल्यू यदि इंक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक फॉर्मूला आएगा, E इक्वल्स टू F/Q से। ये अभी पढ़े नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आगे हम पढ़ाएंगे तो वहां भी फिर एक बार चर्चा कर देंगे। E बराबर F/Q से यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई, यहाँ पर एक चार्ज Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो उस Q चार्ज में हम लिखते हैं Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से भी क्लियर है कि एप्सिलॉन का वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां भी एप्सिलॉन का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा दो चार्ज के बीच का। तो हम इसके आधार पर डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को, कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी किसी मीडियम से रिलेटेड वह क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होने पर उस मीडियम में रखे दो चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीज होता है, या किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज दैट क्वांटिटी related to a medium due to increase in it the force between two charges, or electric field due to a charge or system of charge decreases in that medium। देखिए, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का पूरा डेफिनेशन तो यहाँ लिखेंगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। समझा दिए, समझ गए आप लोग, लिखना होगा तो वीडियो को रुक के चला दीजिएगा या दोबारा लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का यूनिट और डायमेंशन भी यहीं से हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिए, किसी एक से, जैसे मान लीजिए इसी से लेना है। ये फर्स्ट फॉर्मूला जो लिखे हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और ये भी फॉर एनी मीडियम होगा, फॉर एनी मीडियम यह फॉर्मूला। तो यहाँ पर F इक्वल्स टू दिस मच फॉर्मूला से एप्सिलॉन इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन F, नीचे आ जाएगा 4 पाई F/R स्क्वायर। अब इसमें Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, तो यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, और नीचे फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर नीचे, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे, यह यूनिटलेस होगा। तो यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी, यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी इज इक्वल टू कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट्स हो गया। डायमेंशंस इसी के आधार पर एप्सिलॉन का डायमेंशन यानी परमिटिविटी के डायमेंशंस क्या होंगे, परमिटिविटी के डायमेंशंस क्या होंगे, यहाँ पर ऊपर चार्ज का डायमेंशन होता है AT, चार्ज के डायमेंशंस, तो दो चार्ज इंटू चार्ज है तो A2T2 अपॉन नीचे 4 पाई डायमेंशन लेस हो गया, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं MLT-2 और लेंथ का डायमेंशन होता है L, तो L2। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, M-1, M को ऊपर ले जाएंगे तो L
और L2, L3 नीचे होगा, ऊपर जाएगा तो L-3, T-2 ऊपर जाएगा तो +2, और +2 है तो T4, और A2 ऊपर है तो A2, M-1, L-3, T4, A2। यह परमिटिविटी के, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के डायमेंशंस होते हैं और यह यूनिट होता है। और ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो है वो स्केलर है। अब रिलेटिव परमिटिविटी भी यहीं पर देख लीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी ये क्या होता है? ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है, जिसे इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है, एप्सिलॉन आर से। दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन आपको बता दें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को अलग अलग नाम क्यों दिया गया है, इसके बारे में आप एक चीज देख लीजिए। आप 11th में ध्यान दिए होंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक ही क्वांटिटी, दोनों का यूनिट सेम होता है, दोनों का सिंबल सेम होता है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी होता है। सेम चीज। अब उसके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं, उसके बारे में जब वहाँ चर्चा करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है। यहाँ पर वैसा ही समझिए, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही चीज है, दोनों का वैल्यू सेम होता है, लेकिन दोनों दो नाम से यहाँ पर कॉल किए जाते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी के नाम के आधार पर लिख दिया गया है। द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। यानी किसी मीडियम के परमिटिविटी में वैक्यूम के परमिटिविटी से डिवाइड करने पर हमको रिलेटिव परमिटिविटी मिलता है, जबकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन इससे अलग दिया जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो देखा जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसे के से डिनोट किया जाता है, स्मॉल के से, जिस पर चर्चा बाद में करेंगे। और ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट को कैपिटल के से और उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को स्मॉल के से। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू होगा परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, जिसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहा जाता है मीडियम का, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, और इससे फॉर्मूला हो जाएगा हेंस एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसको दोनों में से किसी को जहाँ जरूरत होगा यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो लगभग होता है, ध्यान होगा आपको, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये परमिटिविटी का वैल्यू होता है। अब हम लोग ये तो कंप्लीट कर लिए, अब बोर्ड भर गया है, हमको न्यूटन्स या बार बार याद आ रहा है क्योंकि उनसे रिलेटेड कूलम्ब्स लॉ है। ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ है, कूलम्ब्स लॉ या न्यूटन्स लॉ या दो मैग्नेटिक पोल के बीच लगने वाला फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ है। हालांकि इनवर्स स्क्वायर लॉ जैसा बायो-सावर्ट लॉ भी है, नीचे आर स्क्वायर होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है और ये सब ये सब फोर्स के लिए होता है। तो हम लोग आगे बढ़े, अब इसमें इधर मिटा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। हम लोग देख रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, जिसको फास्ट देख लेंगे तेजी में, चूंकि बहुत न्यूटन्स लॉ जैसा है, बहुत आसान लॉ है, कोई टफ नहीं है। प्रॉब्लम्स तो इसमें बहुत हैं, लेकिन इसमें मिलेगा आप लोगों को प्रॉब्लम बनाने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई टफ नहीं है, इसका आसान कॉन्सेप्ट है कूलम्ब्स लॉ का। और उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम भी इसी पर बेस्ड है, कूलम्ब्स लॉ के लिए भी होता है और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, या कहें जिसमें भी डायरेक्शन होता है सब के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम या सुपरपोजिशन लॉ अप्लाई किया जाता है। सब जगह जहां भी डायरेक्शन वाला कोई भी चीज होता है उसमें, चाहे करंट हो या फील्ड हो या फोर्स हो या कुछ भी हो, इस टाइप का वेक्टर या डायरेक्शन हो तो हो, वेक्टर नहीं भी हो तो। देखिए यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ में देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ जिसके बारे में तो हम यहाँ चर्चा कर चुके हैं कि दो चार्ज, यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और ये दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। यह पॉइंट A मान लेते हैं, यह पॉइंट B मान लेते हैं। तो Q1 Q2 के बीच में
दो चार्ज के बीच में उनके एक फोर्स लगता है जो दोनों चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है। यदि दोनों लाइक हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन और अनलाइक है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मैग्नीट्यूड नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये जो दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसे हम लोग कूलम्ब फोर्स कहते हैं। चार्जेज स्टेशनरी है तो उस फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और चार्जेज मूव कर रहे हैं तब इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं कहेंगे। एक भी चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। लेकिन चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो सकता है वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी लग जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड यदि वहां पर होगा पॉली से तब, और चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस सिचुएशन में लो रेंज फोर्स होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो वो चर्चा अभी नहीं करेंगे, हौच-पौच हो जाएगा, ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सीधी सी बात, हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो चार्जेज स्टेशनरी के सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम होता है। चार्जेज मूव करते हैं या स्टेशनरी नहीं होते हैं तब केवल उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टैटिक के लिए क्लियर ही है कि स्टेशनरी चार्ज होता है। Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा, यदि लाइक चार्जेज हैं तो Q1 Q2 पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, दोनों लाइक हैं तब। और Q2 भी Q1 पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा इधर की ओर। ये दोनों यदि हम प्लस मान लेते हैं या दोनों माइनस मान लें, माइनस Q1 माइनस Q2, तब भी दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि हम R एज्यूम कर लें ए और बी के बीच, तो वैसा ही फोर्स हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर ये तब Q1 और Q2 नहीं, तब Q3 और Q4 अलग नाम देते हैं। यह इस पर फोर्स लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन और यह इस पर फोर्स लगाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। सेम सिचुएशन होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस उसमें भी लगा सकते हैं, उसको भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी को छोड़ देते हैं, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ये फोर्स जो होता है, कूलम्ब्स लॉ जो होता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के। जैसे आप लोग को याद होगा जो न्यूटन्स लॉ है ग्रेविटेशन से रिलेटेड, उसमें भी तो टू पार्टिकल्स यदि m1 और m2 मास के हों, दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो, तो याद है ना फोर्स आप हम लोग देखे थे क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होता है और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आ जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी दोनों चार्ज के बीच लग रहा फोर्स जो होगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और यह फोर्स जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसीलिए ऐसा किया है। तो दोनों को मिला देंगे, हेंस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r², और F इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट K Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। यही जो फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन r², ये वेक्टर होता है। तो यहाँ पर फोर्स लगा देंगे, वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको नीचे स्टेप में लिखा है। ये तो मैग्नीट्यूड के लिए हो गया। ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 देखना है यहाँ पर, ऑन Q2 चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स F, इसको यदि हम 1 नाम मान लें, F1 मान लें, और इसका नाम यदि F2 मान लें, इसलिए मान रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट, तो F1 इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। कहाँ से कहाँ डायरेक्शन होगा, A से B की ओर यानी इसको हम कैप ए भी लिख सकते हैं, कैप ए भी। और वैसे ही ऑन Q1 लिखना होगा तो वेक्टर F2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r²। कहाँ से कहाँ होगा, B से A की ओर, तो यूनिट वेक्टर लिख देंगे BA, कैप BA, यानी डायरेक्शन होगा B से A की ओर, और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 1 होगा, यूनिट वेक्टर से तो समझ ही रहे आप लोग। K का वैल्यू इन एयर में K इक्वल्स टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह इक्विवेलेंट होता है 9 इंटू 10⁹, 8.9 समथिंग होता है, इसको छोड़ दीजिए, सीधे सीधे ध्यान रखिए, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका यूनिट अभी आगे लिख देते हैं, हालांकि यूनिट यहाँ चर्चा कर दी,
लेकिन आगे भी देते हैं फिर से के का यूनिट। इन एनी मीडियम, ये एयर या वैक्यूम, वास्तव में ये वैक्यूम होता है, तो यहाँ से लिख देते हैं इन वैक्यूम और इन एयर के इक्वल टू इन एनी मीडियम, दूसरे किसी भी मीडियम में देखें हम लोग एनी मीडियम, तो के इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू, या इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जिससे हम लगभग लिख सकते हैं वही इक्विवेलेंट टू है, किसके इक्विवेलेंट है ये 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर बाई, यहाँ पर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी के पास कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी बताए तो उस समय ध्यान नहीं दिए कि ये परमिटिविटी वैक्यूम का है, किसी मीडियम का है और वैक्यूम का है, तो जितना इसका यूनिट होगा वही यूनिट इसका भी होगा, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और डायमेंशन जितना इसका होगा उतना इसका डायमेंशन होगा, तो वो भी कैंसिल होगा। तो ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इस पर चर्चा नहीं किए, ध्यान से करिए, छोटा छोटा चीजें ध्यान पर रखते हैं। ये डायमेंशनलेस, और ये कौन क्वांटिटी है, स्केलर है, ये सब ध्यान रखिएगा। स्केलर कॉन्सेप्ट में मजा आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट मेन अभी आगे मिलेगा, वो आगे अभी गॉसेस थ्योरम उसके पहले या गॉसेस थ्योरम में या उसके एप्लीकेशन में तब देखिएगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो उसमें ज़्यादा अच्छा लगेगा हम लोग को। अभी हालांकि इसमें भी अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। अब ये ऐसा है कि आप लोग शायद इस चीज़ को पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप लोग आगे होंगे। अब हम पीछे से चल रहे हैं, शुरुआत अभी से किए हैं, तो हमारा मन था कि आगे से ही शुरू करें, हम मेन कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ जाए, मेन कॉन्सेप्ट को बताते चलें। लेकिन कुछ डिमांड्स के कारण कुछ लोगों का कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा डिमांड है कि नहीं सर शुरू से पढ़ाइए, आप शुरू से बताइए, थोड़ा सा तेजी में खींचने की कोशिश कीजिए, लेकिन शुरू से ही चलिए, छोड़िए नहीं किसी चीज़ को। तो हम इसीलिए हम यहाँ से चल रहे हैं, शुरू से चल रहे हैं। अब के का वैल्यू यहाँ किसी मीडियम के लिए हम लोग देख लिए, एप्सिलॉन आर से केवल डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। कूलॉम्स लॉ में ये डायरेक्शन जो समझिए आप लोग कि प्लस और एक माइनस होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये क्लियर है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर चर्चा कर देते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझिए आप लोग, जिसे ई से डिनोट किया जाता है, इसका सिंबल ई होता है, ध्यान दीजिए। यूनिट टेस्ट चार्ज पर, पहले टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज जैसे टेस्टर आप लोग नाम सुने होंगे, ध्यान दिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है, वहाँ पर करंट है कि नहीं है, टेस्टर यूज किया जाता है। ठीक वैसे ही ना मिलता जुलता नाम है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वह चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। जैसे आप लोग देखेंगे टेस्टर में, उसमें जो करंट लेता है उसका मैग्नीट्यूड कम रखता है, मतलब कम करंट लेता है, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा बढ़ा कैसे कहता है। तो टेस्ट चार्ज जो होता है उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, जिससे दूसरे चार्ज के या सिस्टम ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पर इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं हो, मतलब नेग्लिजिबल हो, उसका कोई इफेक्ट दिखाई नहीं। तो इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, टेस्ट चार्ज के बारे में पहली बात। दूसरी बात, टेस्ट चार्ज का के लिए ट्रेडिशन है कि इसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, चाहे तो नेगेटिव ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा सी बन गई है कि हम लोग टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं। तो बुक्स में या कोई भी टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज समझ के आगे बढ़ जाता है। तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर या यूनिट चार्ज पर भी समझ सकते हैं आप लोग, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है किसी भी पॉइंट पर, वही इलेक्ट्रिक फोर्स उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यानी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई a unit test charge or a unit charge is called electric field at that point, और इसका नाम है intensity of electric field at that point। अब ध्यान दीजिए, एक नाम इसमें अभी और कौन बहुत से नाम है जिसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन जो पहले किया जाता था, आज भी किसी किसी बुक में आपको मिलेगा और लोग करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी चार्ज के या सिस्टम ऑफ चार्ज के चारों तरफ का रीजन माना गया है, वह किसी सिस्टम ऑफ चार्ज या चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन जिस रीजन में
कोई भी टेस्ट चार्ज ले जाए और वह इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करे तो वह पूरा का पूरा रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है उस चार्ज के अराउंड। अब देखिए इसमें यह है कि तो बस केवल लैंग्वेज जैसा चीज है। हम लोग अभी क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो ध्यान दीजिए, वही जो समझाए थे अभी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि यूनिट टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज किसी पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही इलेक्ट्रिक फोर्स उस पॉइंट पर का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, जिसे हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अब कह देते हैं। हालांकि उसके कई नाम, जैसे उसका नाम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन, ये सब उसी का नाम है। तो हम कुछ नाम यहाँ पर लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कहा जा रहा है, ये इसका वास्तव में पहले कहा जाता था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना नाम हम इसमें लिखेंगे, छोड़ देते हैं नाम लिखना, आप लोग लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे किया जाता है कि यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। और जिस पॉइंट पर लगेगा उसी पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स Fe अपॉन चार्ज Q, इलेक्ट्रिक फोर्स बाई चार्ज, यूनिट चार्ज पर। इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। Q चार्ज पर यदि Fe फोर्स लग रहा है, Q टेस्ट चार्ज पर Fe फोर्स लग रहा है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, Fe अपॉन Q, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये आप यूनिट फील्ड याद होगा आपको कि 10 पेन का दाम यदि 200 रुपया है तो एक पेन का दाम 200/10 हो जाएगा, 200/10 होगा, 100 वही आधार पर लिख दिए यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो E बराबर Fe/Q से, अब इसका यूनिट डायमेंशन ध्यान दीजिए यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, फोर्स बाई चार्ज का यूनिट, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम। तो यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और अगले चैप्टर में चलेंगे तो एक और यूनिट इसमें मिल जाएगा, वोल्ट पर मीटर, वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस आ जाएगा, तो उसके आधार पर यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस यहाँ ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mLT-2, और चार्ज के डायमेंशंस क्या होंगे, AT, तो हो जाएगा mLT-3 A-1 हो जाएगा क्या, ये डायमेंशंस हो गए। और वेक्टर है जो एरो से दिखाई दे रहा है, लेकिन एक यहाँ पर वेक्टर लिख देने में हर्ज क्या, लिख दिए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें आप लोग, हमको लगता है पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। और अगले वीडियो में हम जो 1 से 2 दिन के अंदर ही आना चाहिए वीडियो, ये 12th का और 11th का तो हम डाल ही रहे हैं, एक दिन में कोशिश कर रहे हैं कि 2 दिन, आप कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में डालना है, मतलब एक दिन 11th, दूसरे दिन 12th, लेकिन अभी तो फिलहाल हम 2 दिन पर वीडियो डाल पा रहे हैं, लेकिन जल्दी ही वो, और साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी दूर कर देंगे, और अल्टरनेट वीडियो डालना भी जल्दी शुरू करेंगे। और साउंड वाला भी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो मेरा जो आए वो ज़्यादा क्लियर साउंड में है। अभी साउंड थोड़ा सा प्रॉब्लम, अभी साउंड का लग रहा होगा आपको। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर, ये जो हम लोग देखे कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब फोर्स भी ये कहलाता है। तो कूलम्ब फोर्स जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर दिया। जितना वेक्टर क्वांटिटी है या जिनके पास डायरेक्शन है, सब सुपरपोजिशन थ्योरम को या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग इन दोनों के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एक ही जगह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लेंगे, वो सारे फोर्सेस का एडिशन कैसे होता है और इंडिविजुअल फोर्स जैसा कैसे बिहेव करता है, बहुत से फोर्स में से कोई एक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे।
हम आशा करते हैं कि मेरे वीडियो से आप लोग अच्छे से सीख पा रहे होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पा रहे होंगे आपके। तो यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो हम आपसे यही कहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल का ग्रोथ कीजिए। तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको फिजिक्स के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे। आप अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। प्रॉब्लम से रिलेटेड भी हम बहुत कुछ बताएंगे। ब्लॉग्स भी अब हम वो सोच रहे हैं, प्रॉब्लम का डिमांड भी करेंगे आप लोगों से। लाइव क्लास में भी हम यूट्यूब पर आएंगे, आप लोगों से बिल्कुल वर्कशॉप लगाएंगे यूट्यूब पर। आप जहाँ से मन करे प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, इसी से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड, जेई मेंस एडवांस से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, ओलंपियाड से रिलेटेड, मतलब इसी से या 11-12 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछना है वही पूछ सकता है। अब ये नहीं कि कहीं से दूसरी जगह से क्वेश्चन उठा दिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ दिए, हिस्ट्री का पूछ दिए, तो वो आपको सीधी सीधी बात बताते हैं, मेरा जीके जो है बहुत कमजोर है। यदि आप किसी साइंटिस्ट का नाम पूछिएगा तो उसमें घबरा जाएंगे, क्वेश्चन पूछिएगा तो वो सब चीज अलग चीज है, जनरल नॉलेज की चीज है। हम कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, हम आपको फिजिक्स सिखाएंगे, फिजिक्स कैसे होता है, जेई के प्रॉब्लम्स या नीट के प्रॉब्लम्स या फिर ओलंपियाड या उससे रिलेटेड जो भी है, फिजिक्स से रिलेटेड जो अच्छे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एनडीए भी हो सकता है या आप दूसरा एग्जाम भी का भी नाम ले सकते हैं, उसमें आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक चीज और आपको हम बता दें कि यदि हमारे कॉन्सेप्ट्स को, मेरे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग ठीक से देखिएगा तो हम, यदि कॉन्सेप्ट्स को समझ जाइएगा मेरे ठीक से, तो लगभग 90% प्रॉब्लम्स किसी भी बुक का, वर्ल्ड की किसी भी बुक का, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 90% से एबव या 90% कर सकते हैं प्रॉब्लम समझ में आने के बाद। या किसी भी कोचिंग के असाइनमेंट मॉड्यूल से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं 90% या 90% से अधिक। ये हम कह नहीं रहे हैं, ये करके दिखाएंगे आपको। आप कॉन्सेप्ट्स पर केवल ध्यान दीजिए तो आगे हम, और कमेंट कीजिए यदि आपको कुछ चीज़ लग रहा है कि हाँ हमको ये फास्ट में चाहिए या ये चीज़ चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम उसके अकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे आपके अकॉर्डिंग वीडियो डालें, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग वीडियो डालें। ठीक है, थैंक यू।